नमस्कार, मैं हूं तस्नीम खान। आप सभी का स्वागत है आधी दुनिया पूरी बात में। आज हम एक खास पेशकश यहां पर लाए हैं फेमिनिज्म को लेकर। फेमिनिज्म एक ऐसा शब्द जिस पर सोशल मीडिया पर बहस होती रहती है, या यूं कहें कि हर दिन ही होती है, और इसी से जुड़ा है फेमिनिस्ट। ये वो शब्द है जो अब किसी का मजाक बनाने या किसी के सरोकारों को नकारने के लिए या महिला मुद्दों पर तंज कसने के काम आ रहा है। जबकि आपको बता दें कि फेमिनिज्म है यानी स्त्रीवाद, यानी एक आंदोलन जो महिलाओं के समानता के अधिकार के लिए है, जिसे अक्सर लोग पुरुष विरोधी मानसिकता मान लेते हैं, जबकि इसकी परिभाषा कुछ और है। वास्तविक परिभाषा इसकी ये मानी जाती है कि ये समाज में समानता की मांग करता है। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों में लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की भी बात करता है। और क्या है इसके मायने वैश्विक फलक पर, ये जानेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। स्वागत है आप सभी का लाड कुमारी जैन मैम, जो कि पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, प्रोफेसर विद्या जैन मैडम, जो कि गांधीवादी विचारक हैं, स्त्रीवादी हैं, और लोकेश कुमार साहिल साहब, जो गजलकार साहित्यकार हैं और स्त्रीवाद पर अपना एक अलग विचार रखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की। लाड कुमारी जैन मैम, सबसे पहले आप ही से सवाल, क्योंकि आप हमेशा कई वर्षों तक इन्हीं मुद्दों से दो चार होती आई हैं। तो स्त्रीवाद आपके लिए क्या है? देखिए, ये तो जब बहुत ज़्यादा समाज में भेदभाव, क्योंकि जड़ में पितृसत्तात्मक मानसिकता है, और पितृसत्तात्मक मानसिकता ने न केवल महिलाओं का बल्कि पुरुषों का भी, उनकी मर्दांगिनी के कहते कहते उनका भी नुकसान किया है। तू पुरुष है, तू मर्द है, तू रो नहीं सकता, तू आंसू नहीं बहा सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू क्या औरत है क्या, तू ये। तो ये जो चली आ रही जड़ में जो है वो पितृसत्तात्मक मानसिकता है। तो इसका पैट्रियार्की का इम्पैक्ट हमारे जेंडर सिस्टम पे, और जेंडर सिस्टम का इम्पैक्ट विमेन पे ज़्यादा। तो ये जो ठीक है समझने के लिए आप महिलावादी सोच कह दें, लेकिन महिलावादी सोच मानवतावादी सोच है। वो हम कभी भी पुरुषों के खिलाफ या गाली गलौज या मारपीट उसका फेवर नहीं करते, उसका पक्ष नहीं लेते हैं। हम ये कहते हैं कि पुरुष भी एक इंसान है, हम भी इंसान हैं। इंसान होने के नाते हमें भी वही रेस्पेक्ट मिले जो वो अपने लिए रेस्पेक्ट और सम्मान चाहते हैं। तो सामाजिक संतुलन तभी हो जब दोनों ही, स्त्री और पुरुष दोनों, एक दूसरे को स्पेस दे, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट दे, एक दूसरे का आदर करे, तो वहाँ, और एक दूसरे के लिए खड़े रहे जब भी मुसीबत हो। लेकिन ये हो नहीं रहा, और इसीलिए जो महिलावादी सोच है, देखिए जो फेमिनिस्ट इंटरवेंशन है, उसी ने इनको क्लियर करने के लिए सेक्स और जेंडर को अलग करके देखा, एक डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स और जेंडर किया है, और ये कहा है कि सेक्स ठीक है, बायोलॉजी है, और बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एज ए मेल, मतलब एक पुरुष लड़का पैदा होता तो वो, और एक लड़की पैदा होती, तो उनकी मनोदशा या मनोवैज्ञानिकता क्या होती है एक लड़का और लड़की होने के लिए। लेकिन ये जो कहते रहे कि ये नियति है, कुदरत है, कुदरत ने आप लोगों के साथ ऐसा क्या, नहीं, भेद कुदरत ने किया है, लेकिन भेदभाव समाज ने किया है। जो जेंडर आधारित है, जो लैंगिक असमानता है, उसी के खिलाफ आवाज़ उठाना फेमिनिज्म है। और उसमें हमने कभी नहीं कहा कि औरतें सब सिगरेट पी ले, या औरतें सब जीन्स पहन ले, या ये कर ले वो कर ले, नहीं। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए अच्छा है कि आज मैं तो आपका साधुवाद भी दूंगी कि आपने आज की चर्चा में ये, और महिला दिवस के सप्ताह की शुरुआत हम लोगों ने आज से भी की है, आज से ही शुरू कर दी, कई कार्यक्रम शुरू हो गए। तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं तो शोषण के खिलाफ हैं, अमानवता के खिलाफ हैं, भूख के खिलाफ हैं, गरीबी के खिलाफ हैं, और अत्याचार के खिलाफ हैं। जब महिला आवाज़ उठाती है कि मेरे साथ घर की चार दीवारी में, बेडरूम में मेरे साथ हिंसा होती है, तो जब वो हिंसा के खिलाफ, हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाती है और समानता की आवाज़ उठाती है, तब ये सारे नई नई बातें समाज में खड़ी होती रहती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भी हम हैं, और जो हमारे संविधान ने बहुत सोच समझ करके बनाया, क्योंकि जो भी संविधान निर्माता थे, बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरे जो मेंबर थे, वो अच्छी तरह जानते थे कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द सोसाइटी, और इसलिए बहुत सारे प्रोविजंस इतने अच्छे डाले हैं। तो आज हम कोई भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई भी आंदोलन कर रहे हैं, राजस्थान बैकवर्ड रहा होगा, लेकिन राजस्थान में महिला आंदोलन बहुत सशक्त रहे हैं,
और उन आंदोलनों की बलबूते आपको बहुत रेयर में कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा कि महिला आंदोलनों की वजह से सेंट्रल लेजिस्लेशंस बने हैं, सती वाला बना है, सेंट्रल केंद्रीय कानून बने हैं। तो ये वो किसी के विरुद्ध वाली बात नहीं थी कि आपने सती वाला हो या डावरी हो या कोई भी चीज़ हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, तो ये अनादर है। तो एक स्त्री या एक महिला के साथ अनादर नहीं हो, समानता के साथ एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में, एक फेयरलेस एटमॉस्फेयर में, भयरहित वातावरण में वो आ जा सके, चाहे रात हो या चाहे दिन। और ये बात हम कहते तो लोग इसको कुछ और तरीके से समझते। मैं जानती हूँ, हम 2-4 लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में शुरू में मैं या पवन जी और निकलते, लोग यही कमेंट करते घर तोड़ने वाली जा रही, जबकि हम सारे जिंदगी घर जोड़ने का काम करते रहे। तो समझ का फर्क है, और हम चाहते हैं कि जो कुछ है उनको सामाजिक स्वीकृति मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक इस मुद्दे को कमज़ोर करने में ये लाइंस एक बहुत ही बुरी तरह से हमारे सामने आई कि ये घर तोड़ने वाली हैं। अरे तुम तो फेमिनिस्ट हो। विद्या मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि तुम तो फेमिनिस्ट हो, तो जैसे ही ऐसा कुछ कह देता है तो चुप होना पड़ता है। तो क्या आप इसको मानती हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या वो लोग कर रहे हैं जो इस आंदोलन को कमज़ोर बनाना चाहते हैं? देखिए, लाडजी ने तो बहुत एक व्यापक तस्वीर हमारे सामने रखी। प्रारंभिक दौर में निश्चित रूप से जब नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई और पश्चिम के देशों से हुई, तब उसमें थोड़ी सी अतिवादिता थी और महिलाओं को लगता था कि स्वतंत्र होने का अर्थ यह है कि पुरुष की नकल की जाए, उसकी तरह बिहेव किया जाए, बाल कटा लिए जाए, पतलून पहन ली जाए, सिगरेट और शराब का सेवन किया जाए, और बराबरी के नाम पर विवाह जैसी एक बहुत ही पवित्र संस्था है उसमें भी कई खतरे आने लगे। वो प्रारंभिक दौर का समय था। निश्चित रूप से जब नारीवाद सशक्त हुआ और महिलाओं को और पुरुषों को ये समझ आने लगा कि हम एक समता मूलक, एक प्यार और संवेदना पर आधारित समाज की संरचना की बात कर रहे हैं जिसमें स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, तब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि स्त्री बनाम पुरुष लड़ाई नहीं है। हम उन संरचनाओं से, जिसको आप पितृसत्ता कहती हैं, जो बहुत मजबूती के साथ गठजोड़ करके आपकी सामाजिक कुरीतियों की तरह से, चाहे वो बाल विवाह है, सती प्रथा है, बहु विवाह है, पर्दा प्रथा है, दहेज है, और फिर उससे जुड़ा हुआ सारी और जो समस्याएं हैं। और इसीलिए एक बात राष्ट्रीय आंदोलन की लाडजी ने की, मुझे याद आता है गांधी का दौर, न सिर्फ सामाजिक संरचनाओं से उनका लड़कियों से कहा अगर दहेज लेकर शादी करनी है तो कुंवारी रह जाओ, दहेज प्रथा से शादी नहीं करनी आपको। इसी तरह उन्होंने राजनीतिक जब आंदोलन शुरू हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं का आह्वान किया, और गांधी के आह्वान पे महिलाएं जब सड़कों पे आई, वो महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी थी, पर्दे में रहती थी, दूध पिलाते हुए बच्चों को गोदी में लेकर, आप याद करिए उस समा को, रंग बिरंगी ओढ़नियां ओढ़े जब वो महिलाएं आई, तो न सिर्फ राजनीतिक आंदोलन की और राष्ट्रीय आंदोलन की धारा बदली, बल्कि महिलाओं के मन में भी एक राजनीतिक आकांक्षा जगी कि हाँ, मेरे भी कुछ अधिकार हैं, मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ, मैं भी घर बार संभालने के अलावा भी बेहतर तरीके से समाज में काम कर सकती हूँ। तो आज ग्लोबल, आपने कहा कि वैश्विक पटल पर पूरी दुनिया में महिलाएं अलग अलग ढंग से न्याय के लिए, शांति के लिए, अहिंसा के लिए, पर्यावरणीय संवर्धन के लिए, समता के लिए अनेक स्तरों पे काम कर रही हैं। एक कैटेगरी के रूप में, एक सिस्टरहुड, एक विमेनहुड, एक साथ मिलकर चलने की जो सारी परिदृश्य है, क्योंकि समझ में आ गया है कि इस आधी आबादी का जो पूरा सच है, जो आपके कार्यक्रम का शीर्षक भी है, वो दिखाए बिना, आधी आबादी यानी पूरी, लगभग पूरी दुनिया, आप कैसे अकेला पुरुष खुश रह सकता है अगर घर में उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी कहीं भी अपने को विचलित पाती है, उसके सुरक्षा के प्रश्न, मतलब माँ के पेट में ही महिला लड़की सुरक्षित नहीं है, तो मतलब आप कहाँ फिर क्या करिएगा। बिल्कुल लोकेश जी, आपकी तरफ मुड़ी है ये चर्चा, चूंकि तो इसको अक्सर लोग, अक्सर नहीं, ऐसे ही पुरुष बनाम महिला के तौर पर रखते हैं। जहां भी फेमिनिज्म की बात आती है, स्त्रीवाद की बात आती है, तो पुरुष बनाम महिला और महिला बनाम पुरुष एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये खड़ा कर कौन रहा है, पुरुष कर रहा है कि महिला कर रही है? इसको स्त्री बनाम पुरुष की बहस में उलझा कौन रहा है? ये ठीकरा किसके माथे पे फोड़ा जाना चाहिए? और ये जो आपका शब्द है स्त्रीवाद, ये किसी पुरुष ने दिया था कि महिला ने दिया था? ये नारी के सुधार के, नारी के मुक्ति के, नारी के प्रगति के
जितने कार्यक्रम पूरी दुनिया में आज तक दिए गए हैं पुरुषों के द्वारा दिए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही तो है। उनमें नारियां क्यों नहीं थी बराबर नहीं, उन कार्यक्रमों अरे को भाई, भी सबसे देने में? सबसे पहले नारी ने नहीं सोचा इस बात के लिए, पुरुष ने सोचा कि नारी को अधिकार मिलना चाहिए। जी। इससे हम इनकार कर सकते हैं क्या? हमें कस्तूरबा ने नहीं सोचा, गांधी जी ने सोचा। कस्तूरबा को क्यों नहीं कोट किया विद्या जी ने? गांधी जी को क्यों कोट किया? देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनने में हमें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो कुछ और होता है, व्यवहारिक पक्ष कुछ और होता है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि हम आज भी एक पितृसत्तात्मक समाज में जी रहे हैं, और कम से कम मैं तो उन लोगों में से हूँ जो ये मानता है। मैं अभी बाहर भी आपको कह रहा था कि हम लोगों ने अपनी स्त्रियों को जिस तरीके से सदियों से दबा के रखा है, वो स्प्रिंग अब और अधिक दबाई नहीं जा सकती। वो 8 गुना वेग से विस्फोट के साथ अब आग निकल चुकी है, और उसको अब किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। वो लेकिन ये है कि क्या हम किसी पुरुष की तरफ उंगली उठा करके स्त्री को इस सारे विरोध से बरी करना चाहते हैं? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि स्त्रीवाद की सारी बातें करने का अधिकार केवल स्त्री का है, स्त्री उसके विरोध में नहीं है? हम अपने घरों में देखते हैं कि एक माँ अपने बेटे और बहू में जब अंतर करती है तो उसको समझ में नहीं आता कि उसका स्त्रीवाद कहाँ गया। बहुत सारे ऐसे महिलाओं के उदाहरण थे, जो मैं भी इसको टॉपिक पे उसको नहीं ले रही हूँ। तो वहाँ पर क्योंकि अब देखिए, कुमार परीक्षण से और स्पष्ट हो जाएगा कि चेस्टिटी, वर्जिनिटी, प्योरिटी यू हैव टू प्रूव। मतलब एक औरत का कुछ कम्युनिटी में राजस्थान में होता रहा है, और ये कुमार परीक्षण कुकड़ी प्रथा के नाम से चलता रहा, और उसमें शादी के टाइम लड़की का कुमार परीक्षण कराया जाता था। आज भी हो रहा, अभी भी अखबारों में, आपके यहाँ भी अखबार में भी मैं देखा था। मतलब वो ये साबित करे कि इस संबंध के पहले उसके किसी से यौनिक संबंध या सेक्सुअल रिलेशन नहीं थे, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। लेकिन वही लड़के को कोई प्रश्न नहीं कि वो कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करके आया होगा, कितने के साथ रिलेशनशिप बनाई होगी, नहीं। तो ये इस तरह का जब सारा माहौल हर कदम पर औरत को, चाहे वो घूंघट में देखिए, डावरी में भी आप देख लीजिए, दहेज में क्या वो लेकर के आता है या बड़ा उसको देते हैं? लड़की से ही क्यों उम्मीद की जाती? इतने कानून 61 में बन गया, दहेज निषेध कानून 1961 में बन गया, लेकिन क्या रुके हैं? नहीं रुके। फिर नए नए लॉज आ रहे हैं। तो कानून क्या करेगा जब तक मानसिकता नहीं बदली? हम भी पक्षधर थे कि नहीं, कानून बनना चाहिए, रोकने के लिए होना चाहिए, लेकिन हम बराबर देखे जा रहे हैं कि विमेन फ्रेंडली लॉज काफ़ी बने हैं, संविधान को आधार बना के बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी होगा कानून एक तरफ कोने में पड़ा रहेगा, हमारी मानसिकता तो वही रहेगी। क्या फ़र्क पड़ गया? सदियों से होता आया। जब हमने सती वाला 87 में मूवमेंट खड़ा किया, मुझे बहुत लोग उस समय, और राजस्थान हाईकोर्ट में, क्योंकि मैंने याचिका करता थी, मैंने 14 सितंबर को ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ चुंदड़ी महोत्सव को रोकने के लिए मैं और हमारी फ्रेंड रेणुका जी दोनों, हमने वो रिट लगाई थी, PIL लगाई थी इसको रोकने के लिए। तब पूरा जो बाहर हाईकोर्ट का जो पूरा चौक भरा हुआ था जिन लोगों से जो सती प्रो सती थे, और उन्होंने जो बात कहा, अभी अब क्या हो गया? मैंने कहा भैया, जब जागो तब सवेरा है। हमारी नींद भी अब खुली है, हम अभी विरोध करने लगे हैं इन चीज़ों का, क्योंकि समझ तो हम बहुत पहले रहे हैं कि जिंदा औरत को जलाना कौन सा वो धर्म और देवी है, ये सब आप भी जाइए ना, आपके सब काम वाले को खूब उस बड़ा मतलब मानस बनाने के लिए कोशिश की। तो ऐसा गलत चीज़ों को, ये जो दबाव है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े मिलेंगे आपको हकीकत में ज़मीनी स्तर पर। तो ये जो दबाव औरत के ऊपर रहते हैं, और फिर आप कहेंगे नहीं साहब औरतें ही ऐसा करती, मैं उनको सिरे से खारिज करती हूँ। ना तो औरत की दुश्मन होती है, ना औरत ही अपनी स्वेच्छा से कभी भी लिंग जांच और जांच के बाद कन्या भ्रूण हत्या की बात नहीं करूँ मैं, कन्या भ्रूण हत्या कह रही हूँ, क्योंकि MTP एक्ट हमारे यहाँ बन गया 1971 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। और वो क्यों बनाया? टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ द वीमेन, महिला के प्रजनन के अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए बनाया था। लेकिन उसमें नहीं होकर के, और आप तो क्या है, समाज में जब अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई है तो सारा फायदा, और फिर एक बहस छिड़ी 92 से, एक बहस छिड़ी जो हमने पहली बहस शुरू की थी SMS मेडिकल कॉलेज के लोगों के साथ की थी 92 में, जब ड्राफ्ट आ रहा था PNDT का, और उनका मैडम जाइए, दिस इज द डिमांड फ्रॉम सोसाइटी, ये तो समाज की मांग है। भाई आप सप्लाई क्यों करना चाहते हो? समाज में मानसिकता, मूर्खता जो भी है, लेकिन आप ये सप्लाई क्यों करना चाहते हो? और पूरे सिनारियो को डिमांड एंड सप्लाई का बना दिया, जिसने नुकसान क्या किया आपके पॉपुलेशन में। कितना अब राजस्थान में अभी जो लास्ट का जो था, अभी का तो आया नहीं, और लास्ट का जो हमारा सेंसस डेटा था,
112 112 1000 लड़कों पे 112 लड़कियां कम है, पूरी जनसंख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने सारे हकीकत में जमीनी स्तर की जो असलियत है, जो हकीकत है, उसको ही हम उठा करके बात करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये आंदोलन जो है वो बड़ा चला है, चाहे हम सती प्रथा की बात करें, उसमें भी पुरुष थे हमारे साथ, सती प्रथा वाले आंदोलन में पुरुष थे, बिल्कुल इसमें भी आ रहे, हमारे 8 मार्च के प्रोग्राम में भी पुरुष आते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली परिवर्तन आ रहा है जी, पर वो जो आना चाहिए, जिस गति से आना चाहिए, उसके लिए उस गति से नहीं आया। तो यहाँ ग्लोरीफाई करने की बात चली है विद्या जैन मैम, तो आप क्या कहेंगे इसको ग्लोरीफाई करने को? चाहे हम माँ के तौर पर ही बात करें कि एक माँ को ग्लोरीफाई किया जाता है कि उसके बच्चे के अलावा उसके जीवन में अब कुछ भी नहीं है, या एक पत्नी को ग्लोरीफाई किया जाता है, त्याग, समर्पण, इसकी देवी, वो देवी संस्कार, ये तो इस ग्लोरीफाई पर आप क्या कहेंगे? जी, तो मैं हैरान हूँ कि साहिल साहब ऐसी बात कह गए कि पुरुषों ने ही आंदोलन चलाया, महिलाओं की दुश्मन। आई थिंक वो बिलीव नहीं करते हैं, ऐसे ही कह दिया होगा। हम बहुत बार स्त्री पुरुष विमर्श में ऐसी बातें कह देते हैं जिनको हम मीन नहीं करते। गांधी ने शुरू किया, कस्तूरबा ने क्यों किया, वो सारे राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत कम महिला नेत्रियां थी। बहुत बड़ा आपको एक अध्ययन, मतलब स्टडीज़ नहीं थी, आपको बाहर निकलना नहीं था, तो निश्चित रूप से महिलाएं उतनी आगे नहीं आ पाई। पर गांधी के साथ लगातार एक नैतिक शक्ति के रूप में बात खड़ी रही। गांधी अनेक स्तरों पे ये बात कहते हैं, स्लिम फिगर्स और स्पेशल फीचर्स और गोरे होने की क्रीम्स की बाढ़ आ गई है बाजार में, और उसकी वजह से जो पिछले दिनों में लोग, पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है, बाहर रहने वाले लोग पूछते हैं इज इट सेफ टू ट्रैवल टू इंडिया। तो आप ये देखिए कि आपने कहाँ हालात लाके खड़ा कर दिए। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस को सोशियोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन के द्वारा आपने कहा, फ्यूडल एज में मातृत्व का महिमा मंडन किया गया, माँ बनना, हाँ मुझे भी बड़े फक्र है कि मैं माँ हूँ और दादी माँ भी हूँ, पर साथ ही साथ में एक प्रोफेसर भी हूँ। तो मुझे तो आपने रिप्रोडक्शन से जोड़ दिया, पुरुष को तो ओनरशिप दे दी प्रोडक्शन की, तो आपने वहीं पर बिल्कुल क्लासिफाई कर दिया। और फिर पूंजीवाद जब आया सामंतवाद के बाद, तो स्त्री के हिस्से में सिर्फ श्रम आया, शक्ति और सत्ता नहीं आई। वो टीचर है, प्रोफेसर है, तुम्हारी तरह अनाउंसर है, पर सत्ता के शीर्षतम गलियारों में आज भी महिलाओं की पदचाप सुनाई नहीं देती है। तो ये विभाजन बिल्कुल, और फिर ग्लोबलाइजेशन है तो उसको देह में ही रिड्यूस कर दिया, एक पूरी सुंदरता की राजनीति चलाई जाने लगी। तो निश्चित रूप से बहुत विषम परिस्थितियां हैं, दुगनी तिगनी चौगुनी मेहनत करके खुद को सिद्ध करना पड़ता है, और फिर ये सुनना पड़ता है कि महिलाओं की दुश्मन है। एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगी लोकेश सर, क्योंकि पहले एक बार सवाल किया गया था, मैं अपनी बात बताती हूँ कि महिला दिवस ही क्यों मनाया जाता है। तो मेरा सीधा सा ये आंसर होता है कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। जिस दिन वो पर्यावरण संरक्षण पूरा हो जाएगा तो शायद उस दिन से वो दिवस मनाना खत्म कर दिया जाए। तो महिलाओं को भी अभी फिलहाल उनके अधिकारों के संरक्षण की बेहद आवश्यकता है। जैसा कि लाडकुमारी जैन मैम ने बोला कि परिवर्तन आया है, परिवर्तन तो आया है हमारे समाज में, लेकिन वो बहुत धीमी गति से आया है। तो आपका इस परिवर्तन के लिए आप क्या कहेंगे कि पुरुषों की पहले तो क्या भूमिका रही? कई पुरुष जो हैं वो ऐसे आंदोलनों में अग्रणी भी रहे हैं, और अब क्या भूमिका है उनकी? देखिए, मैं इसमें एक बात निवेदन करूं आपको कि किसी भी विमर्श में यदि केवल एकालाप हो या एक तरफा बातें हों तो मुझे नहीं लगता कि विमर्श परिपूर्ण हो पाएगा या वो निष्पक्ष हो सकता है। नंबर 1। जी। नंबर 2, मैंने शुरू में भी कहा था, रिपीट करता हूँ अपनी बात को, कि हम अगर उंगली उठा करके बात करना चाहेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत मुनासिब बात नहीं उठा रहे। एक बात। और दूसरी बात ये कि ये जो परिवर्तन की गति इतनी धीमी है, तो मैं फिर वही सवाल खड़ा करता हूँ कि इस परिवर्तन की गति को धीमा रखने के लिए क्या पुरुष के साथ साथ स्त्री जिम्मेदार नहीं है? मैं पुनः उसी बात मुझे लगता है कि पूरा समाज का ढांचा है, तो हम समाज को किस तरह से हम देखिए उस दिशा की तरफ ला सकते हैं। स्त्रीवाद की बात शुरू कहाँ से होती है? समानता से, जी, है ना, इक्वलिटी की बात से शुरू होती है। तो समाज में असमानता कहाँ नहीं है? दलितों और पिछड़ों के साथ क्या असमानता नहीं होती है? वो भी एक विमर्श का बिंदु है, बिल्कुल है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है वो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि केवल हम दोषारोपण करके या ब्लेम गेम में उलझकर, मैं पुनः अपनी बात को रिपीट करता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि इस पितृसत्तात्मक समाज का हमारे पूरे समाज को नुकसान हुआ है, लेकिन हम ये भी भूल रहे हैं
कि हम मूलतः उस संस्कृति के लोग हैं जहां हमने स्वयंवर को प्रोत्साहन दिया था, जहां हमने लड़की को अधिकार दिया था कि ये 25 लड़के तुम्हारे सामने खड़े हैं, इसमें से अपना पति चुन लो। हमारे यहाँ दहेज, हमारे यहाँ घूंघट, ये कब आया है, किस दौर में आया है, क्यों आया है, इसमें क्या पुरुष ही जिम्मेदार हैं सारे के सारे? इसको बहुत ठीक से समझने की आवश्यकता है। सरसरी तौर पे चीज़ों को बयान कर देना ये ठीक नहीं होगा, न्यायपूर्ण बात नहीं होगी ये। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, पूरे देश में बहस चल रही है रामचरितमानस के एक दोहे को लेकर के, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी। कितने नारी आंदोलन खड़े हो रहे हैं उसके खिलाफ? शूद्र वाले तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए बोलने के लिए। कहाँ गया आपका स्त्रीवाद? जो खड़ा हो रहा है, जो कह रहा है कि नहीं गलत है, वो भी तो पुरुष है। आप उसको श्रेय तो दीजिए ना। नहीं, बिल्कुल। जो आप जितने उसको भी इग्नोर करके या स्त्रीवादी उसको point आंदोलन, out करके चाहे चीजों को क्यों हम करते हैं? भारत की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है राजा राम मोहन राय का यहाँ पर नाम अग्रणी रहा मैं है। माफी चाहता हूँ तस्लीम, सुनो, मैं भारत की बात में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो इन दोनों की बात को काट देगा। अमेरिका, जिसको बड़ा विकसित देश हम लोग मानते हैं, वहाँ संविधान लागू होने के 85 बरस बाद औरत को मत का अधिकार मिला है। हमने संविधान लागू होने के एक दिन में कर दिया। ऐसा नहीं है कि हम पुरुषों को रिकॉग्निशन नहीं दे रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि हम भी जो कर रहे हैं उसको रिकॉग्निशन दीजिए, उसको एक मान्यता दीजिए। या हम भी हैं, हम हमारी मौजूदगी, हमारी उपस्थिति, हमारा काम जो भी कर रहे हैं, देखिए 80-90% अनपेड लेबर है विमेन का, 80-90%। आप घर में देखिए जो वो महिलाएं, मैं लोकेश जी शायद इत्फाक फरमाएंगे इसे या ना, मैं जिन महिलाओं के साथ सालों से 45 साल तो मैं कह रही 44-45 साल से, वो महिला जो 3-3:30 बजे, हमारी पढ़ी लिखी और शहरी को छोड़ दीजिए आप, उन महिलाओं के बीच में गई हूँ जहाँ नल बिजली वगैरह पहुँची नहीं थी उन गाँव में। उनका क्या कहना, उन्हीं की भाषा में बोल रही हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगी उसको, बहन जी मैं 3-3:30 बजे उठा और कई करवा जाओ कि माथा पे बेवड़ो रखकर पानी की तलाश में जाएं। उसके बाद क्या करते हो, मतलब मैं पानी की व्यवस्था के लिए जाती हूँ, उसके बाद क्या करते हो, उसके बाद मैं टिनके छुड़वाने जाऊँ। टिनके का मतलब मैं ईंधन की व्यवस्था करती हूँ, लकड़ियाँ ला के चूल्हा जलाती हूँ। मैंने कहा फिर उसके बाद क्या करते हो, दिन में मैं चारा काट के भारा लाती हूँ और भारे को बेच के मैं खाने पीने का सामान लाती हूँ। वो महिला जो सुबह से लेके शाम तक इतना काम कर रही है और उस काम का कोई मूल्य नहीं है। देखिए वही पुरुष बाहर रेस्टोरेंट में काम करता है तो वो आय करने वाला अर्निंग मेंबर है, यदि वो ड्राई क्लीनर की दुकान खोल के बैठा तो अर्निंग मेंबर है, वो यदि टेलर की दुकान खोल के बैठा तो अर्निंग मेंबर है। और ये सारे काम एक औरत घर में करती है, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। और बल्कि हमारे तो कभी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी, क्योंकि हमने इनके लेबर को, हमारे हिंदुस्तान की सेविंग किस पर डिपेंड कर रही, महिलाओं पर डिपेंड करती है सबसे ज़्यादा। आप घर में, मैंने अपनी माँ को देखा, दादी को देखा, अरे मेरे स्टोर को मत खोल के देखना, मतलब 3 महीने तक भी आप सामान नहीं लाओगे तो उसके स्टोर में वो सामान मिलता है, इतनी व्यवस्था करके चलती थी। तो ये कहना, मैंने नई गाड़ी चलाने लगी थी जयपुर में, 86-87 की बात होगी, और लोग बच्चे जो भी है कमेंट क्या होता था, हम किसी के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल। वो शब्द मैंने बोला तो वो भी गलत है और आपने बोला तो भी गलत है, उसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं। हम लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं। अरे आप इन औरतों को चलाना नहीं आता, उनकी बुद्धि तो गुद्दी में रहती है। मैंने उनको रोका, मैंने कहा आप 1 मिनट बात करो, हमारा जो बुद्धि है ना, गुद्दी में रहती है, वो हमारा रिजर्व बैंक है। जी बिल्कुल मैम, तो यहाँ पर जो बात है वो पुरुष बनाम महिला नहीं है, कतई तौर पर नहीं है। लैंगिक भेदभाव जो है उसके खिलाफ जो बात है वो फेमिनिज्म की है। जी लाड कुमार, सालों से काम कर पा रही हूँ, तो लोकेश जी आप भी जानते हो, हमारे पिता, भाई, पति और बेटा, इन सबका सहयोग मिला है, नहीं तो हम कहाँ नकार रहे हैं। लेकिन वो मेरे काम को रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं, तो यही तो हम चाहते हैं कि आपका सहयोग है, हम आपके सहयोग। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, सिर्फ देश की बात नहीं है, पूरे वैश्विक स्तर पर ऐसे स्त्रीवादी आंदोलन चल रहे हैं, चाहे हम उसके लिए यूरोप की बात करें, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे हम खुद भारत की बात करें। तो भारत में स्वतंत्रता से पहले से ऐसे आंदोलन चल रहे हैं और परिवर्तन आया है, लेकिन बहुत धीमे आया है, और ये परिवर्तन जल्दी आए। और हमारा जो संविधान ने हमें
संविधान ने जो हमें बराबरी का हक दिया है वो बराबरी हमें मिल सके, इसके लिए हम ऐसे ही समाज की कल्पना करते हैं और चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हमारे इस आंदोलन के साथ में ये सपना जो है वो पूरा हो। और इसी विश के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।